इस पुरफतन दौर में ज़ीज़ की जस्तजू में वबा और कहत के खौफ में मुब्तला सियासी, माशी और समाजी मसाइल में घिरे हुए पाकिस्तानी और मगरब व मशरिक़ के तहज़ीबी टकराव के दरमियान ये परेशान हाल मुमलिकत खुदादार अनगिनत वसाइल के बावजूद मसाइल में घिरी हुई। आखिर हकाइक हैं क्या? सच को तुतला देने वाले हकाइक व वाक़यात, बेदारी शऊर और हक गोई फ़र्ज़ है इस कौम पर, क्योंकि यहाँ लगा हुआ है एक तुरफ़ा तमाशा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अहमद जलील और आप देख रहे हैं तुरफ़ा तमाशा। तुरफ़ा तमाशा की एपिसोड नंबर 27। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले हम हमारे दोस्त, हमारे एनालिस्ट सी सलमान शाह को वेलकम करना चाहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जनाब, तो आज प्रोग्राम में सबसे पहले तो तुरफ़ा तमाशा की जानिब से, मेरी जानिब से और सलमान भाई की जानिब से कंडोलेंसेस एक ऐसे सितारे के बारे में जो कि इस जहाँ से कूच कर गया है। एक ऐसा नाम जिसने पाकिस्तान के नाम को बहुत आगे तक बढ़ाया। उसे अगर बेताज बादशाह कहा जाए कॉमेडी का, तंज़-ओ-मिज़ाह का, तो गलत ना होगा। मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि आप सब जानते ही हैं, उमर शरीफ साहब, जो कि कल खालिक़ हक़ीक़ी से जा मिले और काफ़ी ज़्यादा अलील थे और उनके लिए एयर एम्बुलेंस का इंतज़ाम किया गया था। उन्होंने अपील की थी कि उनको अमेरिका जाना है और उस चीज़ के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा सियासत की गई। हालाँकि उनको फाइनेंशियल नीड की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उनको अमेरिका जाने के लिए मामलात जो हैं वो उसमें प्रॉब्लम हो रहा था ड्यू टू कोविड एंड ऑल। लेकिन जिसकी जितनी ज़िंदगी होती है वो उतनी ही जी सकता है। जर्मनी के पास जब वो पहुँचे तो वहाँ पर उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मजबूरन जर्मनी में लैंड करना पड़ा। एंड देन वहाँ पर वो एक हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थे एंड देन वहीं पे ही जो है वो उनका इंतकाल हो गया। एक बहुत बड़ा नाम, बहुत बहुत ही बड़ा नाम, बहुत बड़ा सितारा, जिसने बहुत ही ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट किया और जनरेशंस को उन्होंने हँसाया। मैं अपनी बात करता हूँ तो मुझे अगर कभी भी मैं बहुत डाउन फील कर रहा होता था तो मैं उनके स्टेज शोज़ लगा के बैठ जाता था और जब भी मैं उनके स्टेज शोज़ देखता हूँ, अभी भी जो भी क्लिप्स आती हैं, तो आप जो है वो रिफ्रेश हो जाते हैं। जिस तरह की उनके अंदर एक हाज़िर दिमागी थी और जो जिस तरह से वो इवन आउट ऑफ स्क्रिप्ट भी जाते थे अपने शोज़ में, तो वो भी जो है वो देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा महसूस कौन होता था। तो सलमान भाई, क्या कहना चाहेंगे उमर शरीफ की रहलत के बारे में? जी, हमारी इस तरफ से तुरफ़ा तमाशा की टीम की तरफ से जैसा कि आपने कहा कि ताज़ियत उनकी फैमिली के लिए, अल्लाह ताला उन्हें जो है उनकी बख्शे मग़फ़िरत करे। और जैसे कि आपने कहा कि जनरेशंस को हँसाते आए हैं और एक जो कॉमेडियन होता है और इसमें कोई शक नहीं है कि सब कॉन्टिनेंट में जो बड़े कॉमेडियन पैदा हुए हैं उनमें से वो एक थे और वो इंस्टीट्यूट थे, बाकायदा एक इदारे की हैसियत थी उनकी, वो एक इंडिविजुअल नहीं थे, क्योंकि उनसे पूरे जो है खित्ते ने सीखा है। जो कॉमेडियन हमारे पड़ोसी मुल्कों में भी जो कॉमेडियन थे उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा है और वो बरमला इसका इजहार भी करते हैं कि हमने बहुत कुछ सीखा है। और पाकिस्तान के लिए वो ब्रांड एम्बेसडर थे, दुनिया में जाते थे, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते थे। एक हम्बल बैकग्राउंड से स्टार्ट किया और अपनी जो है वो उरूज देखा और उरूज के साथ साथ उन्होंने ये नहीं किया कि सिर्फ अपने आप को ही जो है वो पुट्रे करते चले गए, पूरी टीम क्रिएट की और उस टीम ने भी फिर आगे जाके जो है वो जो है झंडे गाड़े जहाँ जहाँ वो गए और अभी तक वो काम कर रहे हैं। उनकी टीम थी जिनको उन्होंने तैयार किया था, आज भी आप देखें तो वो उनकी जो तैयार करदा टीम है वो जाती है और जहाँ जहाँ सब कॉन्टिनेंट में स्टेज की बात होती है, स्टेज शो की, स्टेज ड्रामा की, तो उनका नाम लिया जाता है। और उन्होंने ना सिर्फ स्टेज ड्रामा बल्कि फिल्में भी बनाई और जो है वो बाकायदा जो है वो एंकरशिप में भी आए और उन्होंने एंकर भी बने, कई प्रोग्राम होस्ट भी किए उन्होंने। तो बड़ी एक जामे शख्सियत थे और अंदर से एक सूफी तबीयत आदमी थे, जो उनके आखिरी के जो इंटरव्यूज अगर आप देखें, सूफी तबीयत आदमी थे और इंसानियत को समझते थे, उसका कर्ब और दर्द समझते थे और एक ज़बरदस्त किस्म के आदमी थे। और पाकिस्तान को का नाम जिस तरह उन्होंने रोशन किया है दुनिया में, तो बाकी जो उनके बाद आने वाले आर्टिस्ट हैं उनके लिए वो मशले राह हैं। उनको देखना चाहिए कि किस तरीके एक आर्टिस्ट ना सिर्फ अपनी जो खुदा की दी हुई सलाहियत है उनको बरोए कार लाते हुए लोगों को एंटरटेन करता है, बल्कि वो साइड में पैरेलल उन्होंने एक हॉस्पिटल भी खोला माँ के नाम से, कराची के जो है वो पसमानदा एरिया में। तो एक आर्टिस्ट जो है वो एक हमावक्त एक शख्सियत होती है, एक जामे शख्सियत का नाम है, जो कि जिसका काम सिर्फ एंटरटेन करना नहीं होता बल्कि उसकी एक दूसरे पहलू भी होते हैं और वो सोसाइटी को एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है वो बेनिफिट देता है
और उमर शरीफ साहब का जो नाम है वो हमेशा याद रखा जाएगा। जब जब आर्ट का और कॉमेडी का जिक्र होगा इस रीजन में और आगे, और उन लोगों में जिक्र होगा जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया पूरी दुनिया में जाके, उनका जिक्र हमेशा होता रहेगा। और हमारी भी इस्तदा है अपने व्यूअर्स से कि देखें, हम जो है वो इंसान की कदर जब करते हैं जब वो चला जाता है। उमर शरीफ साहब जब थे और उन्होंने जब उनकी जो आखिरी की चंद साल हैं, तो बिल्कुल जो है वो बिल्कुल एक ब्लैकआउट हो गया था। ना उनका कोई शो का कोई क्लिप दिखाता था, ना कोई, मैं देखता था मेन स्ट्रीम मीडिया पे कि बीच में एक बस खबर चली थी जब वो बहुत ज्यादा लील हो गए थे, और उसके बाद जो है वो बिल्कुल जो है वो आपको पता लगा कि वो एयर एम्बुलेंस वाला मामला जैसे आपने बताया, और सब कुछ उससे बीच में एक पूरा ब्लैकआउट था उनका, ठीक है ना, मीडिया ब्लैकआउट हुआ हुआ था, कोई नहीं जिक्र कर रहा था उनका। वो आदमी जिसने पूरी जिंदगी अपनी लगा दी हो पाकिस्तानी स्टेज को प्रमोट करने के लिए, और पाकिस्तानी फिल्मों को आगे ले जाने के लिए, और पाकिस्तानी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को आगे जाने, और तंज़ो मज़ा में भी एक पैगाम होता था। देखिए आप जब भी उनका स्टेज शो देखते थे, उसका अख्ताम एक एब्सोल्युटली। लेसन, एक सेंट्रल आइडिया से होता था। तो वो कुछ उस प्लेटफॉर्म को वो यूज कर रहे थे, वो मैसेज देने के लिए जो वो देते थे। और जो भी आप जैसे कहा कि आपने जैसे कहा कि आप डाउन जब भी कभी फील करते थे ना, मेरे साथ भी मामला इत्तेफाक से ये, जब भी मुझे ऐसा लगता था, और मेरे वालिद साहब भी, हम दोनों मिलकर जो है उनके स्टेज ड्रामे देखते थे। और जो है एक लेसन के अलावा भी उनका जो तंजो मजा का जो बात थी वो लफ्जी तंजो मजा होता था, ना कि आजकल की जो स्टेज ड्रामा है जो कि फिजिकल बहुत ज्यादा हो चुका है और जिसमें वल्गैरिटी बहुत ज्यादा आ चुकी है, उस तरह नहीं था। उनके ड्रामों में जो है लफ्जी मजा होता था और सरकेज़म होता था और तंज होता था, जो कि वो हुकूमत पे भी करते थे, और वहाँ उस तरह के लोग होते थे जो खराब लोग होते माशरती थे और जो मसाइल को बुरे लोग। उजागर करते थे बहुत ज़्यादा। जी। जी 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 जी, माशरती और समाजी मसाइल को हाईलाइट करते थे और बड़े अच्छे लाइटर वे में करते थे। और अगर आप देखें तो ये चंद चंद लोग हैं, और हमने आज ये टॉपिक भी इसीलिए एक स्टिमुलस था हमारे लिए कल, जब इनकी जो है वो वफात की खबर आई थी, कि स्टिमुलस था कि इस पे बात की जाए, क्योंकि एक एक करके जो ये हमारे टॉल करेक्टर्स थे हमारी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के, जैसे जैसे वो जाते जा रहे हैं, तो ये खला जो है वो बनता जा रहा है। और मुझे नहीं लग रहा कि इनका जो किया हुआ खला है वो कोई पूर्ण कर सकेगा आजकल के, क्योंकि अब जो लोग आ रहे हैं वो मेरे ख्याल में वो जो है वो सेल्फिश ज्यादा है। वो अपनी सेल्फ इमेज और सेल्फ इमोशन और सेल्फ प्रोजेक्शन पे ज्यादा ध्यान देते हैं, ना कि कोई टीम बिल्डिंग पर या कोई पाकिस्तान का नाम आगे ले जाने पे या कोई उम्मत मुस्लिमा की कोई कॉज आगे ले जाने में या कोई समाजी मसाइल हाईलाइट करने में। इससे उनका कोई ताल्लुक नहीं है आजकल के लोगों का। माफ कीजिएगा इक्का दुक्का जो होंगे उनसे माफी, लेकिन मेजोरिटी का हाल ये है इल्ला माशाल्लाह कि वो बस जो है वो बस पैसे के पीछे भाग रहे हैं। ये वो लोग नहीं थे। उमर शरीफ की हम बात करी हमने, मोइन अख्तर साहब थे, और अनवर मकसूद साहब तो अभी भी हयात हैं। ये वो लोग थे जिन्होंने पाकिस्तानी जो कॉमेडी है और पाकिस्तानी जो जो हिस्से मिज़ाह है पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस कराया, ऐसे इंट्रोड्यूस कराया कि आप लोग जो है वो उसको करते हैं। मुझे याद है जो है मेरा जो है काफी फैमिली जो है वो इंडिया में रहती थी, तो उस वक्त कैसेट का दौर था। तो उस जमाने में वो शरीफ के जब ड्रामे आते थे तो वो बाकायदा यहाँ से मंगवाते थे वो कैसेट्स, अगर वहाँ अवेलेबल नहीं होती थी, कोई आ रहा होता था जा रहा होता था तो वो बड़ी डिमांड में होता था उनका ड्रामा, और वो आते हुए जो है वो कोई आता था जाता था तो वो लेते हुए जाता था, और बहुत शौक से लोग देखते थे सरहद पार की उनको। तो एक ऐसी शख्सियत थी जो कि उसका खला जो है वो कभी पूर्ण नहीं हो पाएगा, और अल्लाह ताला उनके बख्शे मगफिरत फरमाए। सूफी तबीयत आदमी थे जो अपनी लाइफ में, और जब आप देखते हैं कि इस तरीके का आदमी ही जो है इस तरीके का जो है इफेक्ट क्रिएट कर सकता है, जो कि उन्होंने अपनी जिंदगी से अपने फन से जो है वो पाकिस्तान के लिए और लोगों के लिए छोड़ा है। जी हाँ। जी, बिल्कुल एक ऐसी शख्सियत जो कि अब हमारे साथ मौजूद नहीं है। आपने इस तरह ज़िक्र किया मोइन अख्तर साहब का, आपने ज़िक्र किया और लोगों का। आहिस्ता-आहिस्ता ये सारे जो हमारे फ़ख्र थे, वो ऐसी शख्सियत जो कि जिस पे पाकिस्तान फ़ख्र कर सकता है, वो आहिस्ता-आहिस्ता हमसे जुदा होती जा रही हैं। और आपने बिल्कुल ये सही कहा कि ये खला जो है वो पुर करना। मैं अक्सर सोचा करता था कि जब मोइन अख्तर साहब का इंतकाल हुआ था तो बहुत ज़्यादा हिट किया था उस चीज़ ने मुझे। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फ़ॉलो करता था मोइन अख्तर साहब को, उनके स्टाइल को, उनकी बातों को, काफ़ी ज़्यादा उनकी चीज़ों को फ़ॉलो करता था। साथ-साथ उमर शरीफ साहब को भी। तो मैं यही सोचता था कि यार हमारे यहाँ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का जो हाल है और ये जिस तरह कदावर शख्सियात हैं, क्योंकि अब तो प्लेटफ़ॉर्म बहुत ज़्यादा हैं, पहले तो प्लेटफ़ॉर्म भी नहीं हुआ करते थे। पहले तो या तो रेडियो होता था या फिर पीटीवी होता था, और इतने सारे लोग अगर होते थे उसमें भी अपना अगर आप अपने आप को मनवा रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी बात होती थी। अब तो आपके प्लेटफ़ॉर्म बहुत ज़्यादा है, जिस तरह से अभी हमारे पास एक प्लेटफ़ॉर्म है, हम तो इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं, हम किसी टीवी चैनल पे मौजूद नहीं है। तो अब तो प्लेटफ़ॉर्म बहुत ज़्यादा है, उस प्लेटफ़ॉर्म्स की भरमार होने की वजह से जो हमारी क्वालिटी है बहुत ज़्यादा गिर गई है एंटरटेनमेंट की, और जो क्वांटिटी है वो बढ़ बढ़ गई है ऑब्वियसली।
तो इस बारे में हमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का वो यही है कि पाकिस्तान एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है वो इतना ज़्यादा क्यों शैम्बल्स का शिकार है, क्यों इतना ज़्यादा उसकी क्वालिटी जो है गिर गई है, इतना ज़्यादा जो एक एक इम्पैक्ट होता है किसी भी मुल्क में, किसी भी माशरे के अंदर जो आपकी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री होती है उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है आपकी सोसाइटी के ऊपर, एक बहुत बड़ा किरदार होता है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है उस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है वो उसको इस तरीके से निभा रही है, उस किरदार को, उस जिम्मेदारी को, क्योंकि आप देख रहे हैं जिस तरह से माशरती बिगाड़ पैदा हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हाथ है, और ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि बहुत बड़ा हाथ है। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? मैं आपके ऊपर एक सवाल छोड़ते जा रहा हूँ सलमान भाई, कि कौन है रिस्पॉन्सिबल इस चीज़ का? जी, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो गिरावट और तनज़्ज़ुली का शिकार है आपकी एंटरटेनमेंट और फ़न लतीफ़ा की इंडस्ट्री पाकिस्तान में, उसका इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब इतना अपेरेंट है ये बात, इतना वाज़ेह है, इतना इसको देखा जा सकता है नेकेड आई से, कि आप ये देखें कि आपके यहाँ जो एंटरटेनमेंट है वो रह क्या गई है। एंटरटेनमेंट आप चैनल तो बताएं, सिवाय आपके ड्रामा के आपके पास कुछ नहीं बचा है। फिल्में आपके यहाँ इक्का दुक्का बनती हैं, और मैं आपको आज पूरा हम सोल्यूशन बताएंगे कि ये रिवाइव दोबारा से होगा कैसे। देखें, आपके यहाँ फिल्में इक्का दुक्का बनती हैं, आपको पता है। उसका मसला ये है कि जो आपका इन्वेस्टर है वो रिस्क नहीं लेता, ठीक है ना। आप इंडिया से, मैं आपको इंडियन मॉडल बताता हूँ क्या है। इंडियन मॉडल में बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस अगर नहीं भी है, अगर कोई छोटा आ जाता है जो है वो स्क्रिप्ट लेके, तो वो क्या करते हैं कि बैंक्स जो है ना उसको फाइनेंस करते हैं। आप ऐसा कोई काम नहीं करता, ठीक है भाई। अब मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती है। ड्रामा इंडस्ट्री जो आपकी चल रही है वो बेसिकली प्रिडिक्टिव प्रोग्रामिंग पे चल रही है। वो फॉरेन उसमें जो है बड़ा इन्फ्लुएंस है, और आपके पड़ोसी मुल्क का भी बड़ा इन्फ्लुएंस है। और उसमें आप क्या करें, कल्चरल इंपीरियलिज्म का जो शिकार है कि एक दूसरा कल्चर आप पे इम्पोज किया जा रहा है, ठीक है ना। उसके जरिए फेमिनिज्म का फरोग है, ठीक है जी। बहुत सारी और भी ऐसी खराफात है जो उसके जरिए प्रमोट की जा रही हैं, वो में हम आते हैं बात। स्टेज ड्रामा जो है, अब मैं उमर शरीफ साहब की आप जो बात कर रहे थे, आप देखिए स्टेज ड्रामा जो है वो बिल्कुल जो है वो फिजिकल हो चुका है, और उसकी वल्गैरिटी की हालत ये हो चुकी है कि अब आप फैमिली के साथ वो नहीं, ठीक है। उमर शरीफ साहब, मोइन अख्तर साहब, अनवर मकसूद साहब, इनके जो लिखे हुए ड्रामे होते थे, उनकी जो परफॉर्म की हुई चीज होती थी, पूरी पूरी फैमिली जाती थी, लोग बच्चों के साथ जाते थे और वो देखते थे और एंजॉय करते थे, और बड़ी हेल्दी एक्टिविटी होती थी। मैं खुद जो है आर्ट काउंसिल कराची में जाता था, और उमर शरीफ साहब के ड्रामे मैंने खुद देखे, बैठकर ओपन एयर थिएटर होता था, और जबरदस्त इंटरटेनमेंट और लाइव इंटरटेनमेंट होती थी, और बहुत ज्यादा मजा आता था। ये जाए कि हम स्क्रीन के सामने बैठे हुए हों, और वो एक अलग ही माहौल था, मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकता, ठीक है। तो स्टेज ड्रामा तो बिल्कुल फिजिकल हो चुका है। ड्रामा आपका जो है, जो आपका ड्रामा है जिसको आप प्राइड लेते थे, जब हसीना मोइन साहिबा होती थी, फातिमा सुलिया भजिया होती थी, और इस तरह की जो है वो राइटर्स होती थी जो ऐसे लिखते थे कि जो माशरे की नफ्स पे जिनकी जो है हाथ होता था, वो अब नहीं रहे हमारे दरमियान, ठीक है। तो अब जो अब राइटर है, आप देख रहे हैं कि वो अजीब गरीब कोई कंटेंट जो है वो लिखा जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा वो कहाँ से आ रहा है। वो सारा फॉरेन इन्फ्लुएंस है, आपको पता है, वही दिखाया और दिखाया क्या जा रहा है। मजे की बात है, आजकल ग्लोरीफाई किस चीज को किया जा रहा है, जो जो बंदा गलत काम कर रहा है उसको दिखाया जा रहा है कि अगर उसके पास पैसे हैं तो वो सब कुछ कर सकता है। और जो रिलेशनशिप में आप जो है वो जो खानदानी सिस्टम का जो गिरावट है वो जो दिखाई जा रही है, वो ऐसी है नहीं है आपके माशरे में, लेकिन प्रोटेक्टिव प्रोग्रामिंग के तहत। लेकिन अदर वे अराउंड है। आप इनसे पूछेंगे आप ये क्यों दिखा रहे हैं, ये पता क्या कहेंगे आपको, इनका जवाब ये होगा, जो स्टैंडर्ड इन्होंने आंसर बना लिया वो ये होगा कि भाई जो माशरे में हो रहा है हम वो दिखा रहे हैं, ये आपको आंसर मिलेगा। लेकिन ये अदर वे अराउंड हो रहा है। ये जो दिखा रहे हैं उससे वो स्टिमुलस काम कर रहा है, उसको देखकर माशरे में बिगाड़ आ रहा है। मतलब लोग बोल रहे हैं यार ये भी तो हो सकता है, ये जो ड्रामे में दिखा रहे हैं इस तरह भी तो हो सकता है। आइडियाज मिल रहे हैं उन्हें। तो ये आपको क्या, जी उनको आइडियाज मिल रहे हैं, खराफाती आइडियाज मिल रहे हैं, और हो ये रहा है। और ये बताते आपको ये हैं कि देखें माशरे में जो रहा है हम तो वो दिखा रहे हैं, हालांकि अदर वे अराउंड। ये तो ड्रामा के फिल्म आपके इक्का दुक्का बन रही है, उसका मसला ये है कि वो प्रॉफिट के लिए लोग बनाते हैं। पहले लोग बनाते थे माशरे की इस्लाह के लिए, जो मेन पर्पस होता था प्रॉफिट, जाहिर सी बात है, मनी इज अ बाय प्रोडक्ट। लेकिन अब जो है वो सोल पर्पस जो है वो प्रॉफिट है। और आपके जो चैनल्स हैं वही बेसिकली प्रोडक्शन हाउसेज बन चुके हैं, जो मेनली। तो वो तो सिवाय सियासत और खबरें और प्राइम टाइम में सिवाय जो है वो बुरी खबरें सुनाने के और जो है बीपर देने के, और उनका और कोई काम नहीं रह गया है, उनका इस तरफ ध्यान ही नहीं है। तो इक्का दुक्का फिल्म आपकी बननी, हालांकि आपको देखें फिल्मों और ड्रामों का इतना इन्फ्लुएंस होता है। इसकी मैं आपको करंट एग्जाम्पल दूंगा जो टर्की ने किया है। टर्की ने अपनी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से पूरी दुनिया में जो रिपल इफेक्ट पैदा किया है और टर्किश कल्चर को प्रमोट किया है, इसकी
ये अनप्रेसिडेंटेड है, इसकी आपको मिसाल ही नहीं मिलती। एक बात अच्छी हुई है, देखें वो कहते हैं ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, एक बात अच्छी हुई है टर्किश ड्रामों से आपके यहाँ से, मैं आपको बताता हूँ। आप जो पड़ोसी मुल्क के इन्फ्लुएंस में थे ना, पड़ोसी मुल्क के जो ड्रामों के इन्फ्लुएंस में थे, वो आप किसी हद तक निकल गए। और मैं अभी कल ही एक सर्वे पढ़ रहा था, उसके मुताबिक एक एवरेज पाकिस्तानी ने पिछले साल कोई इक्का दुक्का इंडियन फिल्म देखी है, और उसका पैंडेमिक का भी इफेक्ट है, जाहिर सी बात है, लेकिन उसकी जो मेन वजह बताई जा रही है वो ये है कि टर्किश ड्रामों ने वो स्पेस को फिल किया है। और देखें ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, ठीक है, आप आसमान से गिरे खजूर में अटके, मानता हूं मैं, आप आसमान से गिरे खजूर में अटक गए, लेकिन अब आपको आने जमीन पे, यानी अब आपको आने अपने कल्चर में। और बाय द वे, अगर आप कल्चरल और हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, जो कि टर्किश ड्रामों का मेन आजकल जो है वो थीम बना हुआ है कि वो अपना कल्चर दिखा रहे हैं, अपनी हिस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं, ऑटोमन हिस्ट्री को, इसको आप भी कर सकते हैं। आप मोहम्मद बिन कासिम पे मूवी क्यों नहीं बना सकते? क्या चीज आपको रोके हुए है? आप गेटवे ऑफ इस्लाम के नाम से, यानी सिंध को बाबुल इस्लाम कहते हैं, गेट ऑफ, आप मूवी बनाए, उसमें दिखाएं मोहम्मद बिन कासिम का जबरदस्त करैक्टर, किस तरीके से आके उसने अमन, जस्टिस और इखलाकियात के जो है जरिए जो है वो यहाँ पर फरोग दिया इस्लाम को। आप दिखाएं कि एक खत लिखने पे, एक औरत के खत लिखने पे वो यहाँ आ गए 712 एडी में। आप नहीं बना सकते, आपका हिस्टोरिकल कैरेक्टर भी वो बिल्कुल रेलिवेंट है, आप नहीं बना रहे। आपके अपने जो लोकल कैरेक्टर्स हैं, सूफी कैरेक्टर्स हैं इतने, देखें आपको सिंध में शाह अब्दुल लतीफ मिठाई पे आपने कभी सुने कोई डॉक्यूमेंट्री या मूवी? नहीं। इतनी टॉल कैरेक्टर, लाल शहबाज कलंदर, इंडिया में आप किसी इंडिया के किसी हिंदू से बात करेंगे, वो आज तक जो है वो लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह को अवतार मानते हैं कि वो भगवान के कोई अवतार थे। आपने कोई मूवी नहीं बनाई। दाता साहब की शख्सियत मौजूद है, बाबा बुल्ले शाह की शायरी में पूरा, आप सिख मजहब में ऐसा आपको कोई बंदा नहीं मिलेगा जिन्होंने बाबा बुल्ले शाह की शायरी से या बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की शायरी से कोई इन्फ्लुएंस था। यानी आपका इतना इन्फ्लुएंस है कल्चरल, लेकिन आप यूज नहीं करते। मैं आपको बता रहा हूं ना आज कि कहां कहां आप यूज कर सकते। ठीक है, आपके पास जो बुद्ध मत के, आपको पता है कि जो ये कटास वाला एरिया है, हड़प्पा वाला जो एरिया है, मोइंजोदड़ो है, आपने कभी प्रमोट किया? मोइंजोदड़ो पर मूवी इंडिया ने बना दी, बताएं आप। और बहुत सारे मोइंजोदड़ो लोगों पे को तो शायद पता ही नहीं होगा, क्योंकि अभी इमरान खान की गवर्नमेंट के बाद ही उन्होंने इस चीज़ के ऊपर इतना ज़्यादा एम्फेसाइज किया है और प्रमोट किया, वरना इससे पहले तो शायद लोगों को पता ही नहीं होगा कि पाकिस्तान के अंदर इतनी अच्छी हिस्टोरिकल प्लेसेस मौजूद हैं। जी जी जी। और आपकी हिस्टोरिकल, देखें ये आपके साथ क्या हुई है, आपके साथ तो हाथ हो गया। आपकी हिस्टोरिकल जो प्लेसेस थी उसके ऊपर पड़ोसी मुल्क मूवी बना रहा है पूरी। मोइंजोदड़ो पे पूरी मूवी बनी है इंडिया में, उन्होंने पूरा क्रिएट किया सेट। आपके पास ओरिजिनल मोइंजोदड़ो मौजूद है, आप कुछ नहीं कर रहे। एक डॉक्यूमेंट्री नहीं है आपके पास। ठीक है, हड़प्पा आपके पास, कटास वाला एरिया है, गौतनामा बुद्धा का वहां पे आने का था कि वो वहां पर जो है उनकी जो वो फुटप्रिंट्स है वहां पे, वो वहां रह के गए। सिख मजहब के आपका गुरु नानक, आपको पता है कि वो पूरा जो एरिया जो करतारपुर, और आपने जो, आपके पास क्या क्या नहीं है। आप तो पता नहीं क्या क्या मूवीज बना, बलूचिस्तान का पूरा एरिया वैकेंट पड़ा हुआ है आपके पास। आप इतना कंटेंट सारा की जो है भरमार है हमारे पास, हम तो जो है भाई, वो सालों कंटेंट चला सकते हैं, जब भी खत्म नहीं होगा, इतनी ज्यादा स्टोरीज हमारे पास। जी, हिस्टोरिकल प्लेसेस के हवाले से भी हिस्टोरिकल आपके पास कैरेक्टर्स मौजूद हैं, आपके पास वो जगहें मौजूद हैं, आपके पास वो वेन्यूज मौजूद हैं, आपके पास स्क्रिप्ट मौजूद है, आपके पास कहानियां मौजूद है। इश्किया कहानी आपके पास कितनी बन सकती है, मैं आपको बताऊं। उसमें कोई फिक्शन कैरेक्टर्स नहीं है, वो सब रियल कैरेक्टर्स हैं जो कि हमारे यहाँ रहे हैं, हम उनका एक इन्फ्लुएंस था माशरे के ऊपर। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं बोल रहा हूँ आपको। और ऐसी ऐसी टॉल कैरेक्टर्स आपके यहाँ गुजरे, लेकिन आप यूज नहीं कर रहे। ठीक है जी। अच्छा, अब इसका वो क्या है, मतलब फिल्म इंडस्ट्री आपकी कैसे रिवाइव होगी? देखिए उसका एक ही तरीका है, आप गवर्नमेंट और जो है वो प्राइवेट पार्टनरशिप की आप बात करते हैं, गवर्नमेंट इस पर थोड़ा सा ध्यान दे, स्टूडियोज बनाए। देखिए आप देखते हैं कि वार्नर ब्रदर्स, यूनिवर्सल, आप दुनिया में देखते हैं कि वो अपनी पूरी स्टूडियोज बनाते हैं। गवर्नमेंट इनिशिएट करे इसको, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से, और स्टूडियोज बनाए, ठीक है ना, बड़े बड़े शहरों में। फॉर एग्जांपल स्टार्ट में आप कराची और लाहौर में बना दें, ठीक है, उसके बाद आप चारों सूबों तक इसको ले जाएं और आहिस्ता आहिस्ता फिर इसको आगे प्रमोट करें। ड्रामा स्कूल्स बनाया। फिलहाल आपके पास जो दो काबिल जिक्र ड्रामा स्कूल मौजूद है, जो या आर्ट्स के स्कूल मौजूद है, एक लाहौर में है जिसको आप NCA कहते हैं, मशहूर ज़माना, जहाँ से आपको ये इस तरह के लोग निकले हैं, अली जफर वगैरह और बाकी जो लोग हैं। इसके अलावा कराची में आपके पास नापा के नाम से, और मुशर्रफ साहब का क्रेडिट है ये कि उन्होंने कराची में ही बनाया था, नापा, नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो ये दो ड्रामा स्कूल, ये नापा की है, ये NCA की, सॉरी,
जो आप फ्लैश करा रहे हैं नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, और दूसरी जो तस्वीर आप इंशाल्लाह फ्लैश कराएंगे वो है नापा की, नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। इसके अलावा कोई काबिल जिक्र आपके पास जो है वो आर्ट्स और ड्रामा और फिल्म को जो है वो जी, ये आपने फ्लैश कराई, ये नापा का जो तस्वीर है जो कराची में मौजूद है। तो इन दोनों के अलावा आपके पास कोई काबिल जिक्र जो है वो ड्रामा स्कूल या आर्ट्स स्कूल मौजूद नहीं है जिसकी बेसिस पर आप ये कह सकें कि यार यहाँ से हम जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं टैलेंट और उसको रिफाइन कर रहे हैं और पॉलिश कर रहे हैं। तो ये बड़ी ज़बरदस्त जो एक चीज़ हो सकती है कि आप चारों सूबों तक इसको ले जाएं, ठीक है, और वहाँ से ड्रामा स्कूल बनाए, बाकायदा फिल्म पढ़ाएं पढ़ाएं ये बाकायदा पूरी दुनिया में पढ़ाई जाती है, और आप जो है बाहर भेज सकते हैं लोग जो है वो डायरेक्टर्स वगैरह को, और वहाँ से ट्रेन करके आप बुला सकते हैं। और ये 2 से 3 साल का स्पेन होता है। मैं आपको बताऊं, जो इंटरेस्टेड लोग होते हैं आपको 2-3 साल के लिए भेजें ट्रेनिंग के लिए, आप वापस बुलाएं और यहाँ मीन वाइल आप यहाँ पे सेटअप करें, ड्रामा स्कूल बनाएं और देखें आपके ये रिवाइव हो जाएगी। लेकिन कंटेंट पे आप बहुत ज्यादा जोर दें, कंटेंट पे आपको बहुत जोर देना पड़ेगा, स्क्रिप्ट पे आपको बहुत ज्यादा जोर देना पड़ेगा। मैं आपको एक बार मिसाल देता हूँ आपके रीजन से, ईरान और तुर्की इस स्क्रिप्ट पे इतना ज्यादा जोर देते हैं कि अगर आप इनका कोई ड्रामा, आप इनकी कोई डॉक्यूमेंट्री देख लें, इनकी फिल्म देख लें, इतनी जबरदस्त स्क्रिप्ट होती है कि आप जो है दाद दिए बगैर नहीं रहेंगे। आपको अपने ईस्टर्न बॉर्डर नेबर को नहीं देखने की जरूरत, आपके वेस्ट में ईरान और तुर्की मौजूद है और आपको जबरदस्त तरीके की जो है वो इंस्पिरेशन मिल सकती है अगर आप इंस्पिरेशन ढूंढ रहे हैं। अदरवाइज आपका खुद होम ग्रोन सिस्टम इतना जबरदस्त है, आपकी जो लिखारी निकले हैं, जैसे मैंने आपको बोला हसीना मोइन साहिबा है, फातिमा सुरैया बजिया थी, इससे पहले आपके जबरदस्त तरीके के लोग लिखारी होते थे, आप उनको यूज करें। आप वही वाली बात है, कितने टॉल करेक्टर्स आपके मौजूद हैं। इकबाल पर मैं हमेशा रोता रहता हूँ, अल्लामा इकबाल पर आपके यहाँ से एक डॉक्यूमेंट्री नहीं बनी है। लास्ट डॉक्यूमेंट्री जो मैंने इंग्लिश में देखी थी वो एंडलेस आइस प्रोडक्शन के नाम से बनी थी, 1 घंटे की, और वो इंग्लिश में थी, जो अल्लामा इकबाल पे उन्होंने बनाई है, गोरों ने, आपने नहीं बनाई। और वो देखने लायक है, हम अपने व्यूअर्स को बोलेंगे आप जरूर देखें, आज एंडलेस आइस के नाम से मौजूद है, अल्लामा इकबाल पर एक पूरी जो डॉक्यूमेंट्री है। दूसरी बात, आपकी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है ना, देखिए इस वजह से भी शम्स में कि आपने एजुकेशन से भी उसको नहीं जोड़ा है। देखें पूरी दुनिया में ऐसे चैनल्स होते हैं जो कि बच्चों के एजुकेशन के लिए वक्फ होता है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्रीज उस पर दिखाई जाती है या उन पर वाइल्ड लाइफ दिखाई जाती है, एडवेंचर दिखाया जाता है। ऐसा आपके यहाँ कुछ भी नहीं है, कोई प्रोडक्शन हाउस इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। आप देखें पड़ोसी मुल्क ने क्या किया, उनको भी प्रॉब्लम था, उन्होंने क्या किया, नेशनल ज्योग्राफिक से जाके कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, उन्होंने उनको पूरी डॉक्यूमेंट्री लेते थे, उसको ट्रांसलेट करते थे और अपने व्यूवर्स को दिखाते थे। उससे एक काम तो होता था ना कि जो व्यूवर्स है वो इन्फॉर्म रहता था, उसको पता था कि वाइल्ड लाइफ क्या चीज होती है, उनकी अपनी जबान में जो है वो डब की हुई चीजें आ रही होती थी। आपके यहाँ से कुछ नहीं, आपके यहाँ कार्टून इंडस्ट्री है, एनिमेशन है, उस पर आपको कोई काम नहीं हुआ, हालांकि बड़े जबरदस्त टैलेंटेड लोग मौजूद हैं, लेकिन मैं खुद भी स्क्रिप्ट जानता आपका हूँ हो, पर्सन। जी, स्क्रिप्ट आपका हो, करेक्टर आपका बनाया हुआ हो, लोकल हो, ताकि लोग उससे अपने आप को रिलेट कर सकें और आप जबरदस्त स्क्रिप्ट अरे आप सलमान एनिमेशन भाई, बनाए। स्क्रिप्ट बनाने की भी जरूरत नहीं है, हमारे पास तो इमरान सीरीज का पूरा खजाना है, उसी के ऊपर हम बना दें अगर, तो वही इतनी ज्यादा जी बड़ी जनाब हमारी सीरीज बन सकती है बच्चों के लिए बेहतरीन। आप देखें तो सही, वो अपने वक्त से बहुत आगे चल रहे थे वो राइटर जो थे। जी 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 बहुत अच्छी तरीके से पता है, मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है। मैं, मेरा जो पूरा बचपन है वो जरीदे और रिसाले पढ़ते हुए बड़ा हुआ हूँ मैं, और मेरे वालिद ने, ये उनका क्रेडिट है कि उन्होंने मुझे नौनिहाल रिसाले से शुरू कराया था, और जिसमें जबरदस्त तरीके की उसमें पोइट्री भी हो। देखें यही बात है, हकीम सईद साहब को क्रेडिट जाता है उनका, मरहूम को, उन्होंने जबरदस्त काम किया, नौनिहाल बनाया, फिर वो हमदर्द यूनिवर्सिटी उन्हीं का ही वो है, और ये सब वक्फ पाकिस्तान किया था उन्होंने, यानी उन्होंने कहा था ये जी। वक्फ है पाकिस्तान के लिए। देखिए ये होते हैं करेक्टर कि जो आपको दे भी देते हैं ये चीज, और आखिर में जो सारे एसेट उनके बने होते हैं वो पाकिस्तान के लिए वक्फ है। आप आप बताएं, हकीम सईद पे बना दें पूरी एक सीरीज। हकीम सीरीज बन सकती है, एज एजुकेशनिस्ट उन्होंने जबरदस्त काम किया है, नहीं आप बनाएंगे, ठीक है। आपके कैसे कैसे करेक्टर मौजूद है, अभी देखें आप उमर शरीफ साहब पे बायोपिक बन सकती है, आप आराम से बनाएं, बन सकती। मोइन अख्तर साहब पे बन सकती है, ऐसा। और ये ना भूलें जी आप, क्योंकि हमारी कौम को मसला ये होता है कि जब चला जाता है तो उसकी कदर होती है। अब जो अभी जो लिविंग लेजेंड्स हैं आपके, जिया मोयुद्दीन साहब हैं, ठीक है, तारिक अजीज साहब हैं, जिन्होंने तारिक अजीज शो जो नीलाम घर के नाम से आता था, उसने लोगों को कितनी जो है नॉलेज स्प्रेड की है, क्योंकि वो पूरा प्रोग्राम का जो है वो फॉर्मेट ही ऐसा था कि सवाल जवाब होते थे, आखिर में अल्लाह उनको बैंडबाजी भी होती थी। गरीक रहमत पे करे, वो भी जो है वो इस जहां से चले गए। मैं आपसे ऐसे कह रहा था जी कि जी हमारे जी, जितने हीरे लोग हैं वो तो चले ही गए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और कि उनकी, लोग जो है वो। जी जी।
और उनका कोई मुतबादिल नहीं है। देखें अफसोस की बात है कि उनका कोई मुतबादिल नहीं है, उस लेवल का कोई एब्सोल्युटली। आ ही नहीं रहा। इसकी उसकी वजह ये है कि ओवर द इयर्स हुआ ये कि हमने कोई इंस्टीट्यूट बनाए नहीं कि जो कि जहाँ होता क्या, यही टॉल करेक्टर्स जो हमारे आर्ट्स के थे ये वहां आके पढ़ाते उन ड्रामा स्कूल्स में, उन इंस्टीट्यूट्स में, और उनका ही जो पढ़ाया हुआ जो स्टूडेंट है वो आता जो उनसे ही इंस्पायर होता, और कम से उसी कम उसका माइंडसेट सेंट्रल में। आइडिया तो जी उसी माइंडसेट है, और सेंट्रल आइडिया तो उसका क्लियर होता है कि यार देखें पैसा सब कुछ नहीं है, वो बाय हुँ, प्रोडक्ट है। देखें आप अच्छा काम करेंगे, ये आप किसी से भी सुन लें कामयाब आदमी से जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हो, वो कहता है कि यार देखें आप अपना पूरा 100% दें और उसके बाद आप देखेंगे कि पैसा एज अ बाय प्रोडक्ट आना शुरू हो जाएगा। यही होता है। देखिए आप, मैं मिसाल दूंगा, पड़ोसी मुल्क में शाहरुख खान साहब हैं, ठीक है, उनकी स्ट्रगलिंग पूरी लाइफ थी। वो दिल्ली से जब बॉम्बे आते हैं तो वो कहते हैं कि मेरे पास रहने की जगह नहीं थी, पैसे नहीं थे, और आज देखें आप दुनिया के अमीर तरीन जो है वो एंटरटेनर्स में उनका शुमार हो। सब पे स्ट्रगलिंग एक फेज आता है, आपको ओवरकम करना होता है। अब हुकूम, अब देखिए जो क्वेश्चन था आपका कि जिम्मेदार कौन है, देखें मैं चीफली जो है वो तीन जो है वो लोगों को जिम्मेदार ठहराता हूँ। एक तो आपकी है हुकूमत वक्त, उसको पता ही नहीं है कि ये कितना पावरफुल टूल है अपने मुल्क को और उसके कल्चर को प्रमोट करने का, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, उसको इसका इदराक ही नहीं है। अगर इदराक होता तो मैंने आपको बताया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से वो इंस्टीट्यूट बनाते, ड्रामा स्कूल बनाते, इस तरह की अकेडमीज बनाते जहां पे यही लेजेंड्स आके पढ़ाते, और वो जो सिलसिला है वो तसलसल से चलता रहता, यानी बैक टू बैक जो है वो आते रहता, बैकअप आता रहता आपका। वो उन्होंने नहीं किया। प्रोडक्शन हाउसेस, देखिए प्रोडक्शन हाउसेस जो है वो ज्यादातर आपके चैनल चला रहे हैं और न्यूज चैनल चला रहे हैं ज्यादातर, वो उनका पूरा फोकस ये है कि भाई पूरा दिन बिठा के जो है वो सियासत पे बहस कराते रहो। इंटरटेनमेंट कोई चीज नहीं है, एजुकेशन कोई चीज नहीं है, कोई एनिमेशन आपने मूवीज नहीं बनानी, कोई बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए कोई मूवी नहीं बनानी, एडवेंचर वाइल्ड लाइफ कुछ भी नहीं, सबको इग्नोर करना है, सिर्फ सियासत पे बहस करते रहो, वहीं से टीआरपी मिलती रहेगी और आगे चलते रहो। देखिए बहुत ज्यादा कसूरवार है प्रोडक्शन हाउसेस। अच्छा, दूसरी बात, जो अब जो तीसरा जो करेक्टर है इसमें, मतलब जो रिस्पॉन्सिबल है, देखें हुकूमत वक्त हो गई, प्रोडक्शन हाउस हो गया, और जो तीसरा जो है वो आर्टिस्ट जो है वो खुद भी जो है उनको भी सोचना चाहिए कि देखें हम कर क्या रहे हैं। आजकल का जो मैं ड्रामा देखता हूँ, मुझे मुझे ऐसा लगता है कि यार उनको क्या इदराक नहीं कि वो क्या क्या आगे दे रहे हैं, क्या उनको पता नहीं कि वो क्या काम आगे कर रहे हैं। यानी हर रोल करने वाला नहीं होता यानी। जी जी, मैंने, और ऐसे हैं इक्का दुक्का लोग, ऐसे इक्का दुक्का आर्टिस्ट हैं जिनको मैंने ये कहते सुना है कि यार मैंने वो स्क्रिप्ट रिजेक्ट कर दी, मैंने वो ड्रामा रिजेक्ट कर दिया, मैंने वो फिल्म रिजेक्ट कर दी, क्योंकि वो मेरे जो है, मेरे जो करेक्टर है, मेरा जो अपने प्रिंसिपल्स है उनसे मेल नहीं खा रहा, और सिर्फ पैसों के लिए मैं नहीं करूँ, और सिर्फ पैसों के लिए मैं। और बहुत सारे आपके जो आर्टिस्ट है ना, वो पड़ोसी ममालिक में गए और उन्होंने बहुत ही जो है वो बहुत ही लो लेवल पर जाके काम किया और अपने आप को भी जलील कराया और मुल्क की भी सागजली कराई, ठीक है, और उनको जानबूझ के उस तरह के कैरेक्टर दिए गए, इस तरह के कि ताकि वो नेगेटिव उनको रोल दिए गए और इस तरीके के पैसों के लिए उन्हें। तो आर्टिस्ट का अपनी भी बड़ी जिम्मेदारी है कि वो ये सोचे कि काम लेते हुए कि यार ये मैं क्या कंटेंट बना रहा हूँ, जब ये बन जाएगा तो ये सालों चलेगा, सालों तक लोग इसको देखेंगे, और कल कला को अगर मुझे सोल सर्चिंग का मौका मिल गया और मैं दोबारा आ गया, लोग मुझे ये चला चला के मार देंगे कि यार ये तुम ये करते थे, ये काम करते थे। तो इंसान जो है वो कॉन्शियसली, आर्टिस्ट से ज्यादा कॉन्शियस कौन होगा, देखें उसको तो माशरे का ऑब्जर्वेशन की बड़ी शार्प होती है, वो तो सब ऑब्जर्व करके ही तो आगे परफॉर्म कर रहा होता है। अगर उसी को नहीं पता कि वो क्या कर रहा है और उसका इंपैक्ट कहां तक और कितने सालों तक जाएगा, तो आई एम सॉरी, तो फिर तो किसको होगा फिर इतराक, अगर आर्टिस्ट को ही नहीं पता। और ये फिजिकल कॉमेडी, फिजिकल, और ये देख रहे हैं आपको बॉडी शेमिंग और इस तरह, इससे निकल जाए, वो जो आपका पाकिस्तान का जो एसेंस था कॉमेडी का और जो आर्ट्स का, उस पे आए जिसमें लफ्ज की बातें होती थी, स्क्रिप्ट स्ट्रांग होता था, कंटेंट स्ट्रांग होता था, और उसके ऊपर फिर जो है जब परफॉर्म करता था आर्टिस्ट, लगता था कि यार अब कोई चीज आप देख रहे हैं। ऐसे ऐसे भी पाकिस्तानी इंडस्ट्री में और पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसे ऐसे ड्रामे गुजरे, जब वो चलते थे तो सड़कों पे सन्नाटा हो जाया करता था प्राइम टाइम में, और लोग बोलते थे कि हमें घर पहुंचना है ताकि वो एपिसोड ना निकल जाए। लेकिन आजकल जैसे कि आपने कहा कि इतनी क्वांटिटी हो चुकी है और इतनी प्लेटफॉर्म मौजूद है कि लोग बोलते हैं कि यार ठीक है यार जाने दो, आराम से जाके देख लेंगे, कोई मसला नहीं है, जो है वो रिपीटेड टेलीकास्ट देख लेंगे, यूट्यूब पे देख लेंगे, इस पे देख लेंगे, उस पे देख लेंगे, ठीक है। तो एक वो वाला फैक्टर भी है, लेकिन अब उस क्वालिटी का ड्रामा भी नहीं बन रहा है कि बंदा बैठ के बोले यार चलो मैं देखता हूँ यार, चलो ठीक। अनलाइक मैंने ये देखा है कि जो
फॉरेन कंटेंट आपके आया, खास तौर पे टर्किश ड्रामा की बात करें, उसके लिए लोग अभी भी टाइम निकाल रहे हैं और बोलते हैं यार नहीं यार आज एपिसोड मिस नहीं करना है, जाके देखना है यार, ठीक है ना। लेकिन पाकिस्तानी जो कंटेंट है उस पर कोई इस तरीके की बात नहीं कर रहा है कि यार भाई देखना है। और पाकिस्तानी ड्रामा, फिल्म, स्टेज, इसको आपने आगे लेके जाना है। और चूंकि आपने जिक्र किया हुकूमत वक्त का, देखें हुकूमत वक्त को चाहिए ये कि हुकूमत वक्त क्या कर सकती है, कंड्यूसिव इन्वायरमेंट जो है वो बना सकती है, साजगार माहौल बना सकती है, प्रोडक्शन हाउसेज वालों को लेके बैठ सकती है, आर्टिस्टों की एक पूरी तंजीम को लेके बैठ सकती है और उन दोनों को बिठा सकती है और बीच में एज ए मीडिएटर बैठ सकती है और बोलिए देखें भाई, पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज, कल्चरल इमेज आपने आगे लेके जाना है अच्छे तरीके से। अब आपको इसमें जो बॉटलनेक्स हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, हमारे जो एंगल से जो हो सकता है वो हम करेंगे। काम आपने करना है, देखिए काम आपका है, इंडस्ट्री आपकी है, आप इसको समझते हैं, काम आपने करना है। इसके बीच में जो बॉटलनेक्स हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, उसको हटाने में हम आपकी मदद कर सकते हैं। जहां फाइनेंस की जरूरत होगी हम वो कर सकते हैं। और आपने एक और बात भी देखी ओवर द इयर्स, ये चंद दिहाइयों पीछे, कि आपके जो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, जब उनको काम मिलना बंद हो गया और जब वो फाइनेंशियल क्राइसिस में चले गए, तो कोई इदारा नहीं था कि उनकी जो हेल्प कर सके। तो इस तरह का कोई इदारा जरूर होना चाहिए इस मुल्क में, जो कि करे ये कि वो फाइनेंशियल सपोर्ट करे। और मैं तो बोल रहा हूँ इससे आगे मैं जा रहा हूँ कि न सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट करे, बल्कि जो आप ड्रामा अकेडमीज और ये जो बनाएंगे, इसमें आप बाकायदा अकोमोडेशन का जो है वो बंदोबस्त करें इन आर्टिस्ट के लिए, कि जिनके पास प्रॉब्लम्स हो तो वहीं रहे, वहीं वो परफॉर्म भी करें, वहीं वो नए स्टूडेंट्स को जो है वो तैयार करें फ्यूचर के लिए। तो ये प्रॉपर आपकी जो है वो फनून लतीफा की एक पूरी फैक्ट्री तैयार हो जाएगी, वो जो अकेडमी और इंस्टीट्यूट है। और वहां से ना सिर्फ बच्चा भी तैयार हो रहा होगा, उसकी फाइनेंशियल सपोर्ट भी हो रही होगी, अगर उसके पास शेल्टर नहीं है, फूड नहीं है, तो उसका इंतजाम भी हो रहा होगा, सफेद पोशी भी आर्टिस्ट को हर उसका चीज भी के लिए उसका अपील भरम करने रहता की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी, उसकी सफेद पोशी का भरम भी रहेगा। और देखें आर्टिस्ट आर्टिस्ट को आप ये नहीं बोल सकते यार जाओ बैंक में जाके नौकरी कर लो, जाओ मैं आपको नौकरी दे रहा हूँ कर रहा हूँ, नहीं। आर्टिस्ट क्या होता है, देखिए उसका माइंडसेट वो नहीं होता कि वो 9 to 5 जाके एक डेस्क पे जाके नहीं बैठ सकता। उसको अल्लाह ताला ने कुछ और टैलेंट दिया है और वो पैशनेट अबाउट है उस बारे में, तो वो वही कर सकता है जिसका वो टैलेंट है। अगर आप उसको ये बोलेंगे, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं देखिए जो बेचारों को नहीं मिला जब काम, तो उन्होंने जाके जो है वो इररेलेवेंट नौकरियां की। जब उन्होंने इररेलेवेंट नौकरियां की तो क्या होता क्या है, देखें आप है ही नहीं, फिश आउट ऑफ वाटर स्टोरी हो जाएगी कि आप जब मछली को पानी से निकाल देंगे तो वो बेचारी तड़पती रहेगी, कसम पुरसी की हालत में रहेगी। नहीं करना, आपको उसी माहौल में उसको रखना है, प्रिजर्व करना है। अगर उसको बुरा वक्त आ गया, काम नहीं मिल रहा है, देखिए पीटीवी के किस लिए है, फिर किस शेयर का नाम है, गवर्नमेंट का है ना। अगर एक आर्टिस्ट है यूज्ड टू बी वो एन स्ट्रगल, इंस्टीट्यूट। जी अगर एक आर्टिस्ट है उसको काम नहीं मिल रहा है, आप प्रोजेक्ट इस तरीके के क्रिएट करें और उनको पीटीवी पे ले आए, और वो दोबारा से उनका वो फेज गुजर जाएगा, बैड पैच गुजर जाएगा, और दोबारा से वो प्राइवेट चैनल उसको ले लेंगे। तो पीटीवी ये काम भी कर सकता है कि उनको जो बैड पैच होता है कुछ आर्टिस्ट का, वहां पर उनको लाए, वो प्रोजेक्ट लिखवाए और स्क्रिप्ट राइटर्स को बाकायदा लिखे और वहां पर उनको फिट करता जाए जहां जहां रेलिवेंट है। मेरा नहीं ख्याल, अगर इसको वेल प्लान किया जाए कॉम्प्रिहेंसिवली, तो ऐसा नहीं होगा कि कोई आर्टिस्ट जो है वो भूखा सोएगा, या उसको फाइनेंशियल क्राइसिस का मसला होगा, या उसको अकोमोडेशन या शेल्टर का प्रॉब्लम होगा। आप एक इंस्टीट्यूट तो बनाए अच्छे तरीके से, जहां अकोमोडेशन, फूड, शेल्टर का भी इंतजाम हो, फ्यूचर के लिए जो है वो बच्चे भी तैयार हो रहे हो उसी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, जबरदस्त क्रिएटिव माइंडसेट के साथ, और उस आर्टिस्ट का फाइनेंशियल सपोर्ट भी हो रहा हो। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, अगर आप इस पर करेंगे तो यकीन करें ज्यादा लंबी बात नहीं है मैं कर रहा, 2 से 4 साल में आप इसका इफेक्ट देखेंगे आपकी ड्रामा। और अब टर्किश ड्रामा ने और फॉरेन जो कंटेंट है उसने आपको एक हिट तो किया है कि आप इस पूरे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को क्यों इग्नोर करते आ रहे थे। आपके यहाँ जबरदस्त हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स मौजूद थे, जबरदस्त हिस्टोरिकल स्टोरीज मौजूद हैं, अभी तक आपने इसको टोटली इग्नोर किया हुआ है, टोटली इग्नोर किया हुआ है आपने। उन्होंने आपको हिट किया भी है सलमान भाई, और दूसरी चीज़ ये है कि उन्होंने अपने क्वालिटी कंटेंट और तमाम तर चीज़ों की वजह से ग्राफ इतना ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड सेट कर दिया है जी कि जब तक हमारी इंडस्ट्री उस चीज़ को फॉलो उसके करीब नहीं आएगी, जब तक लोग नहीं देखेंगे, लोगों का जो एक जिसे कहते हैं ना कि एक लुत्फ आ गया है उनको वो टर्किश एक कंटेंट को देखते हुए। अब मैं अगर अपनी मिसाल आपको देता हूँ कि मैंने जब से इर्तुगरुल सीरीज़ देखी उसके बाद फिर मैं नहीं रुक पाया कि मुझे उस्मान भी देखनी थी। अभी वो इंजन अल्तन दुज़ेदन जिन्होंने मेन की लीड कैरेक्टर किया है, उनकी एक और सीरीज़ आ रही है बारबरोसा ब्रदर्स के नाम से, जो वो भी जी मैं जी। देख रहा हूँ। और उसका जो उन्होंने जिस तरह का ग्राफ उन्होंने सेट किया हुआ है, तो पाकिस्तान इंडस्ट्री को उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आपने इस तरह से कहा कि हमारे पास इतने ज़्यादा हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स हैं, इतना ज़्यादा हमारे पास स्पेस अवेलेबल है, हम उस चीज़ के अंदर काम कर सकते हैं, कंटेंट हमारे पास अवेलेबल है, तो हम क्यों नहीं करते?
और दूसरी देखें, आप देखें चीजें बदल चुकी हैं। देखें आप, ठीक है, अब आप बहुत सारे आपकी चीज ऐसे लोग हैं जिनके पास इतना बजट नहीं है, वेब सीरीज का दौर है, आप वेब सीरीज करें, ठीक है ना। और सिर्फ देखें, आपके यहाँ वेब सीरीज को सिर्फ आप यहाँ पर जो अनफॉर्चुनेट ये हुआ, बाद में बताता हूँ वेब सीरीज के हवाले से, वो क्या हुआ हमारे पड़ोसी मुल्क ने, और जो है उन्होंने कंटेंट इस तरह बनाया वेब सीरीज का कि अब आपको ये होगा कि भाई उसमें गाली गलौज बहुत होना चाहिए, वल्गैरिटी बहुत ज्यादा होना चाहिए, और ठीक है जो है ना, और वो जो PG-13+ जो कंटेंट है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए। नहीं, आप वेब सीरीज को अपने लिहाज से डिफाइन कर दें, आप अपने लिहाज से वेब सीरीज बनाएं। आपको जरूरी नहीं है कि आप गाली गलौज होगी, मोटी मोटी गाली दी जाएंगी और वहां पे जो है वो सेक्सुअल कंटेंट होगा तो ही वेब सीरीज देखी जाएगी। नहीं, आप अपने हिसाब से उसको डिफाइन करें। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, वेब सीरीज का जब भी नाम आता है तो आप देखते हैं कि आप नाम लेते हैं कुछ इस तरीके के ड्रामों का, इस तरह की वेब सीरीज का जिसमें सिर्फ गाली गलौज होती है, और ये नहीं, आप अपनी तरह से डिफाइन कर दें। और देखिए उनके मीम्स आप भी सबसे उसको, ज्यादा बनते हैं। जी उनके मीम्स भी सबसे ज्यादा बनते हैं, और मीम्स में तो बल्कि उन्हीं के क्लिप्स यूज हो रहे होते हैं, मैं देख रहा होता हूँ सिवाय उनके क्लिप्स। भाई आप अपने हिसाब से बनाएं। और मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप वेब सीरीज में भी जाएंगे और डॉक्यूमेंट्री पूरा वैकेंट पड़ा हुआ है, क्वेश्चन मार्क है, डॉक्यूमेंट्री वाला जो आपका सेगमेंट है वो तो जीरो है। हालांकि डॉक्यूमेंट्री, मैं आपको बताऊं, ट्रेवल लॉग्स, आप पूरी दुनिया में घूमें, अपने लोगों को भी आप इंटरटेन भी करें और इन्फॉर्म भी करें। आप एक टीम बना लें, मतलब कोई भी चैनल या प्रोडक्शन हाउसेज जो के, और स्पॉन्सर ढूंढे। और एक और बात बताऊं, कॉर्पोरेट भी बहुत ज्यादा जो है कल्प्रेट है इस केस में। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, सिवाय वो अपनी प्रोडक्ट बेचने के एड्स और ये कर रहे हैं। हालांकि पूरी दुनिया में आप देखें तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे वो एंटरटेनमेंट में भी जो है वो अपना हिस्सा डालते हैं, को पार्टनर स्पॉन्सरशिप दे सकते हैं जबरदस्त। और ये ट्रैवल लॉग्स आप जाएंगे, आप याद है आप एक हम जब छोटे थे एक ट्रैवल लॉग बना था, शुएब ट्रैवल मंसूर गाइड ऑफ साहब ने बनाया पाकिस्तान के था। नाम से, वो जी, शुएब मंसूर गाइड साहब ने अजहर बनाया खान था। से। जी, नाम से बनाया था। और उसमें वो उन्होंने मुख्तलिफ गए थे, जुनैद जमशेद साहब थे और बाकी लोग थे, वो एक एक कंट्री गए थे। देखिए अभी तो पूरी दुनिया ट्रैवल लॉग जो है वो कर रही है। अभी आपको जरूरत है आप पाकिस्तानी स्टाइल में जाएं, और देखें ट्रैवल लॉग जब आप बनाए ना तो आप वहां जाएं, उस कंट्री का और उस कंट्री का कल्चर डिस्क्राइब करें, वहां की अच्छी जो चीजें हैं वो सब बताएं, लोगों को गाइड करें। और इसमें एक और चीज है, आपकी जो वहां की एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स है ना उस कंट्रीज में जो पाकिस्तान के, उनको हेल्प करनी चाहिए, वहां अरेंजमेंट करनी चाहिए उनके लिए, जो कि कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए वो मोटी मोटी सैलरीज ले रहे हैं सब, और अपने बच्चों को वहां पढ़ा रहे हैं और मजे कर रहे हैं। ये जो कल्चरल जो आप काम कर सकते हैं वहां की इंडस्ट्री में, जो ये आपके एम्बेसीज हैं वहां पे रेलिवेंट, जहां जहां पाकिस्तान की एम्बेसीज हैं वहां पर वो इसको इनलाइन करें, आपके प्रोडक्शन हाउसेज को सपोर्ट करें। और वहां पर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बहुत सारी ऐसी कंट्रीज का नाम ले सकता हूँ जो कि वो कहते हैं कि अगर आप आके हमारी लोकेशन दिखाएंगे, हमारे यहाँ फिल्म बनाएंगे, हमारे यहाँ डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे, तो हम आपको इतना डिस्काउंट देंगे, इतना, बल्कि आपको पैसे उल्टा पे करेंगे कि आप हमारी लोकेशन दे रहे हैं। आप कोई फायदा ही नहीं उठाते, आप वो वाला फायदा भी नहीं उठाते, आप रिस्क नहीं ले रहे। हमारा प्रोडक्शन वाला क्या कर रहा है, रिस्क नहीं ले रहा है। अगर वो रिस्क लेगा, यकीन करें ऐसी क्वालिटी डॉक्यूमेंट्रीज, ट्रैवल लॉग्स, मूवीज, ड्रामास, वेब सीरीज आप बना सकते हैं कि उसका कोई जो है वो करीब करीब भी जो है ना उसका कंपटीशन में नहीं होगा। आपके पास अभी भी स्क्रिप्ट राइटर्स मौजूद हैं, लेकिन बेचारों को उनको जो है वो इसलिए नहीं लेते हैं कि लोग बोलते हैं कि यार ये कमर्शियल नहीं है, ये स्क्रिप्ट कमर्शियल नहीं है। कमर्शियल हिट नहीं होगा यार, कन्वर्टेबिलिटी नहीं है इसकी, ओहो हो, क्योंकि उनको चाहिए वही खराफात जो कि वो ले रहे हैं बाहर से, जो लिबरल एजेंडा है सेकुलर, कि भाई वही दिखाओ वही। मैं आपको बता रहा हूं, आपका ड्रामा इंडस्ट्री जो है वो सिवाय फेमिनिज्म और वेस्टर्न कॉन्सेप्ट के कुछ भी नहीं स्प्रेड कर रहा है। और इसको देख देख के आपका खानदानी निजाम, आपकी डाइवोर्स की रेट कहां चलेगी, इसका इंपैक्ट होता है। मैं आपको बता रहा हूँ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हम ऐसे ही डिस्कस नहीं कर रहे, इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट है आपकी सोसाइटी पे, आपके सोशल नॉर्म्स पे। ये आपके बाकायदा सोशल नॉर्म्स का डीएनए चेंज कर रहे हैं अगर आप इनको नहीं रोकेंगे। तो ये कल्चरल इंपीरियलिज्म जो कि इमरान खान साहब ने यूज किया था फ्रेज, कल्चरल इंपीरियलिज्म जो आप पे इम्पोज किया जा रहा है, इसका जवाब आप एक ही तरीके से दे सकते हैं कि आप खुद से अपना कल्चर प्रमोट करें, और वो आपका कल्चर जो प्रमोट होगा तो वो जो कल्चरल इंपीरियलिज्म है उसका मुकाबला सिर्फ वही कर सकता है, ना कि आप कोई आपसे बोलते रहे कि मैं नहीं देखूंगा, मैं नहीं दिखाऊंगा, मैं बंद कर दूंगा। ये इससे कुछ नहीं होगा। ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का जमाना है। आप कोई पाबंदी लगा के, कोई वेबसाइट बंद करके अब आप कुछ भी नहीं रोक सकते। ये इस तरफ आपको नहीं जाना, आपने इसका काउंटर क्रिएट करना है। काउंटर क्रिएट करने का मतलब ये कि आप अपना होम ग्राउंड
कंटेंट जो है वो बनाएं, उससे प्रमोट करें। और उसको कौन करेंगे? जो आपके लेजेंड्स हैं, अभी जो आपके लिविंग लेजेंड्स हैं, उनके जरिए से आप नई जनरेशन को तैयार करें, इंस्टीट्यूट बनाएं, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दें, जैसा कि हमने आपको तफसील से बताया, और इस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। अहमद जी, बहुत जी। शुक्रिया आप सलमान भाई, आपने काफ़ी डिटेल में बताया चीज़ों को। और ऑब्वियसली क्योंकि मेरा भी कहीं न कहीं ताल्लुक है इस चीज़ से, कंटेंट क्रिएशन के हवाले से। तो मेरी भी कोशिश यही होगी कि इंशाल्लाह इस तरह का कंटेंट क्रिएट किया जाए, जिससे ना सिर्फ ये कि हमारे मुल्क की तशहीर हो प्रॉपर्ली, हमारे माशरे की, और माशरे के ऊपर उसका अच्छा इम्पैक्ट हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी इदारे हैं हमारे, वो इस बारे में, इस चीज़ को जो है वो प्रॉपर्ली एड्रेस करेंगे और इस बारे में सोचेंगे, क्योंकि एक जो माशरे के ऊपर बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का। और आजकल के हवाले से जो आजकल का दौर चल रहा है, उसके अंदर तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं मेरी कोशिश यही होगी कि मैं जिस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर सकूँ, वहाँ पर भी इन तमाम तर चीज़ों को रेज़ करूँगा। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्तों में हम जो है वो दूसरे अनवर मकसूद, मोइन अख्तर और उमर शरीफ जैसे लोगों को हम देख सकें, जो कि पाकिस्तान का फ़ख्र बने और माशरती इस्लाहात के मुतालिक जो है वो बात करें एंटरटेनमेंट के ज़रिए। उम्मीद करता हूँ आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। और एपिसोड नंबर 37, इससे पहले जितनी भी एपिसोड्स हैं वो आपको हमारे फेसबुक के पेज facebook.com/तुरफ़ा-तमाशा पे ज़रूर मिल जाएंगी। साथ साथ आप मुझे और सलमान भाई को फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर twitter.com पर अहमद जलील मेरा ट्विटर हैंडल है। सलमान सलमान भाई का ट्विटर हैंडल है, आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि हम किन टॉपिक्स को आप सुनना चाह रहे हैं, ताकि हम उन टॉपिक्स के ऊपर ज़रूर बात करें। और इंशाल्लाह हम अगले वीक आपसे हम ज़रूर मुलाकात होगी, और कुछ स्पेशल भी हम करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। तो उस हवाले से भी हम आपको ज़रूर बताएंगे, और वो प्लानिंग का हिस्सा है। तो स्टे ट्यून, अपना बहुत ख्याल रखिए। दिस इज़ अहमद जलील अलॉन्ग विद सैयद सलमान शाह साइनिंग ऑफ फ्रॉम तुरफ़ा तमाशा, पाकिस्तान पाइंदाबाद। इस पुरफतन दौर में जीस की जस्तजू में वबा और कहत के खौफ में मुब्तला सियासी, माशी और समाजी मसाइल में घिरे हुए पाकिस्तानी और मगरब व मशरिक के तहजीबी टकराव के दरमियान ये परेशान हाल मुमलिकत खुदादार अनगिनत वसाइल के बावजूद मसाइल में घिरी हुई। आखिर हकाइक हैं क्या? सच को तुतला देने वाले हकाइक व वाक़यात, बेदारी शऊर और हक गोई फ़र्ज़ है इस कौम पर, क्योंकि यहाँ लगा हुआ है एक तुरफ़ा तमाशा।